जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारानाथ आज कुछ अलग ही खुश दिखाई दे रहे थे। हम दोनों जैसे ही जाकर बैठे बोल पड़े, अरे आओ आओ, तुम लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। त्रिलोकी नाथ आने वाला है, पता है तुम लोगों को? त्रिलोकी नाथ? वो आपके शिष्य? हाँ हाँ, अरे घूमते घूमते इधर के रास्ता पकड़ लिया है उसने, बस कुछ ही दिनों में आ टपकेगा। उस दिन सोचो तुम लोगों का क्या होगा। हाँ, मैं तो कहानी सुनाऊंगा ही, साथ में त्रिलोकी भी होगा, और जो महफिल जमेगी उस दिन ये छोटे मोटे भजिए पकौड़े से नहीं होगा भाई, तुम लोगों को कुछ अच्छा लेकर आना होगा। हम लोग हंस पड़े, अरे उस दिन चलिए बड़ी सी पार्टी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मगर आज का क्या? बैठो 2 मिनट में चाय बोलकर आता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं मेरे बचपन की एक भुक्त भोगी कहानी, कहकर तारानाथ अंदर चले गए। हम दोनों बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर में उपस्थित हुए चाय और संदेश के साथ। चाय पीते पीते वो बोल पड़े, आज अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। मेरे छोटे मामा के साथ घटित सच्ची मगर बेहद दुखद दुर्घटना। तुम लोगों को तो याद ही होगा, जब जरासुर से मैं मुक्त हुआ, उसके साथ साथ मेरे दादाजी की मृत्यु भी हो गई थी। मैं उन दिनों बहुत दुखी था। दादाजी मेरे हृदय के बहुत करीब थे और इस तरह की घटना ने मुझे और दुखी कर दिया। मेरा मन बहलाने के लिए मुझे भेज दिया गया मामा के घर। वैसे अक्सर गर्मी की छुट्टियों में मैं वहीं चला जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे और भाई बहन नहीं आए थे। अन्यथा जब भाई बहनों की संख्या बढ़ गई तो उतना मजा नहीं रहा और फिर धीरे धीरे सब अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए। आज कहाँ गांव, कहाँ मामा के बच्चे, कोई भी किसी के संपर्क में नहीं। उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मैं मामा के यहाँ चला जाता था। मेरे 3 मामा थे। बड़े मामा रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए शहर में ही रहते थे। मझले मामा नाना जी की खेती और एक बड़ा सा बाग देखा करते थे। छोटे मामा उनका साथ देने के बजाय अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करते थे, इसलिए सब कुछ मझले मामा के हाथों में छोड़कर उन्होंने अपना अलग ही बिजनेस शुरू किया था, मछली का बिजनेस। मुंह अंधेरे कभी 4 बजे कभी 3 बजे साइकिल पर सवार होकर शहर निकल जाते। वहां बड़े हाट में मछलियों का थोक व्यापार था उनका। काम खत्म करके 12-1 बजे तक लौट आते। उसके बाद मामा के साथ जो धमा चौकड़ी होती, पतंगबाजी, बागान से फल चुराना, नदी में नहाना, जानवरों का शिकार, क्या क्या बताऊं तुम लोगों को। सच में वो दिन बहुत ही प्यारे थे, मगर वो साल पता नहीं क्यों ऐसा बुरा था।
दादाजी के जाने के बाद ये दुर्घटना आज भी सोचता हूं तो आंखें भर आती है। छुट्टियां खत्म होने को थी, आषाढ़ का महीना चल रहा था, बारिश शुरू हो चुकी थी। उस साल बारिश कुछ जल्दी ही आ गई थी, अतः चारों ओर हरियाली तो फैल गई, मगर खेलने कूदने का समय कम हो गया। उस दिन बहुत बारिश हुई। सवेरे से जो शुरू हुई, रात भर बारिश होती रही। अगली सुबह भी आसमान में तेज तेज बिजलियां चमक रही थी। 4 बजे के करीब मामा नहा धोकर साइकिल लेकर निकले तो नानी बोल पड़ी, आज मत जा बेटा, देख रहा है मौसम का हाल, इतनी दूर शहर जाएगा। अरे माँ, जाना जरूरी है, क्या करूं? जानती तो हो तुम, अपना काम है, काम का हर जाना होगा। अरे मैं पूछती हूँ क्या करेगा इतने पैसों का? अरे तेरे बाप की इतनी बड़ी खेती बाड़ी बागान सब तो है, शादी ब्याह भी तो नहीं करते हो तुम लोग, फिर इतना खतरा लेकर क्यों जाता है बेटा? अरे माँ, समझा करो, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे जो निश्चित व्यापारी है वो किसी और के पास चले जाएंगे, फिर आज बहुत दाम होने से दाम पर फर्क पड़ता है, इसलिए तुम नहीं समझोगे ये सब। अरे मैं आता हूँ, ये मौसम क्या है, कई मौसम देखे हैं मैंने। कहकर मामा साइकिल से निकल पड़े। नानी दुखी मन से आकर फिर से बिस्तर पर लेट गई। मगर उस दिन मौसम था कि बदलने का ही नाम न लेता था। बारिश हुए चले जा रही थी। दोपहर के जब 2 बज गए और छोटे मामा न लौटे तो नानी का हाल बुरा था। वो रो रो कर घर सर पे उठाने लगी। पता नहीं क्यों बार बार उन्हें लग रहा था कुछ अनहोनी हो गई है। शाम 4 बजे तक जब मामा न लौटे तो मजले मामा कुछ लोगों को साथ लेकर उनकी तलाश में निकल पड़े। शाम 6, साढ़े 6 बजे तक उनकी तलाश हुई, मगर मामा कहीं न मिले। शहर में जहां मछलियों की हाट लगती थी वहां तक पता लगाया तो पता चला मामा वहां पहुंचे ही न थे। अजीब बात थी, सब परेशान। रात के करीब 8 बजे मामा वापस आए। पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ, बाल बिखरे हुए, अजीब सी स्थिति थी उनकी। नानी देखकर चौंक पड़ी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? मामा बोल पड़े, कुछ नहीं, वो रास्ते में एक नाले में साइकिल से गिर गया था, लगता है बेहोश हो गया था, होश आया तो घर आ गया। कुछ खाने दो, भूख लगी है। मामा का व्यवहार थोड़ा सा अजीब था। खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे सालों से खाया ना हो। विशेषकर आमिष भोजन, मछली, मांस आदि पर उनका ज्यादा रुझान था। मामा के साथ मेरा अंतरंग संबंध तुम लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे। रात को हम सो रहे थे। मामा कमरे में ही स्टोव, चाय पत्ती, बर्तन, पानी वगैरह रखते थे। सवेरे सवेरे उठकर घर वालों को क्यों परेशान करना, इसलिए खुद ही चाय बनाकर पी लेते, नहा धोकर तैयार हो जाते। रात में अचानक वो मुझे बोल पड़े, तारा, ए तारा, तारा। क्या हुआ? उठकर जरा चाय बना दे, तो चाय बना दे। तुम बना लो ना मामा, मुझे सोने दो। अरे बोलो ना, चाय बना दे। मामा सोने दो। सुनता क्यों नहीं, चाय बना दे। उनकी आवाज में एक अजीब सी परिवर्तन आ गया।
मैं हड़बड़ाकर जब उठा तो आश्चर्य में था। मामा की आंखें जैसे आग सी जल रही थी। डर के मारे हड़बड़ाकर मैंने चाय बनाना लगा। छोटा उम्र का था, इसलिए उतनी अच्छी चाय तो बना ना सकता था। जैसे तैसे बनाकर मामा को चाय दी। चाय पीते पीते वो बोले, कैसी चाय बनाई? मुझे कहाँ चाय बनाना आता है, आप खुद क्यों नहीं बना लेते? मुझे माचिस की आग से डर लगता है। मामा की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, मगर क्या कर सकता था। अगले दिन से परिस्थितियां ही बदल गई। सवेरे काम पर जाने की बजाय मामा घर ही में रहे। बोल दिया, तबीयत खराब है, कहीं नहीं जाना मुझे। उसके बाद दोपहर करीब जो गायब हुए, रात को ही घर आए और वैसे ही खाने पर टूट पड़े। यह क्रम लगातार चलता रहा। इधर गांव में अजीब सी बातें फैलने लगी। लोगों के छोटे छोटे जानवर, मुर्गी, बतख, बकरी के बच्चे गायब होने लगे और कुछ दूर जंगल के आसपास उनकी बची हुई हड्डियां और खून पड़े मिलते। किसी किसी घर के पिछवाड़े जंगल में ही मुर्गियों के पंख पड़े रहते। गांव में ये बात फैल गई कि कोई जंगली जानवर है, इसलिए गांव वाले अब थोड़ा डरने भी लगे थे। वैसे गांव में लकड़बग्घों, लोमड़ियों का आतंक तो फैलता ही रहता है। शेर वगैरह का आतंक गांव में नहीं था, इसलिए यही समझा गया कि लकड़बग्घा या लोमड़ी है। पहरा भी दिया गया और पहरा देते देते ही एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने एक अजीब सा दृश्य देखा, जिसे देखकर उन लोगों की सांसें थम सी गई। उन्होंने देखा कि एक मनुष्याकृति पेड़ पर बैठी है और कुछ चबाकर खा रही है। जब गौर से देखा गया तो एक बकरी का सर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। वो लोग डर से चीख पड़े और उनकी चीख सुनकर वो मनुष्याकृति उतने ऊंचे पेड़ से नीचे कूदकर जंगल में गायब हो गई। अब गांव वालों को समझ में आ चुका था कि लोमड़ी या लकड़बग्गा नहीं, अपितु कोई अपशक्ति गांव में फैल रही है। फिर क्या था, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ इत्यादि जोरों पर रहा। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। करवट ले ही रहा था कि देखा मामा अपने बिस्तर पर उठकर बैठे हुए हैं। मैंने चुपचाप सांस रोककर मामा पर नजर रखी। मामा धीरे से उठे, मेरे बिस्तर तक आए, मुझे देखा मैं गहरी नींद में हूं। जब उन्हें समझ में आ गया तो घर के बाहर निकल गए, कमरा बाहर से बंद किया और कहीं चले गए। अचानक मुर्गी के दबड़ों में तेज आवाज आने लगी। समझ गया मुर्गियों ने किसी जंगली जानवर को देखा है। मगर थोड़ी देर बाद मेरी खिड़की के नीचे ही कुछ चबाने जैसी आवाज आने लगी।
मैं चौंक पड़ा। पास ही बड़ा सा एक डंडा था। सोचा कोई जंगली जानवर घुस आया और शायद मुर्गी उर्गी खा रहा है, इसलिए डंडा लेकर खिड़की के पास पहुंचा ही था। उस दिन चांद आसमान में साफ था, इस वजह से रोशनी फैली हुई थी, और चांद की उस रोशनी में जो कुछ मैंने देखा, उस उम्र में मेरे लिए पैंट गीला करना कोई अस्वाभाविक बात न थी। खिड़की के ठीक नीचे छोटे मामा बैठे हुए एक जिंदा मुर्गी चबा चबा कर खा रहे थे। मैं आश्चर्य से भर गया और तुरंत ही डंडा रखकर बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद मामा वापस आए और अपने बिस्तर पर लेट गए, मगर उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मामा के साथ इस कमरे में मुझे नहीं रहना है। सवेरे नानी को जब सब बातें बताई तो नानी विश्वास करने को ही तैयार न थी। उन्होंने कहा, मुझे कोई भ्रम हुआ है या मैंने कोई सपना देखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलबत्ता जीत करके अब मैं नानी के कमरे में रहने लगा। मामा ने एक दो बार पूछा मगर मैं टाल गया। मगर उसके कुछ दिन बाद ही घर वालों को भी ये समझ में आ गया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उस रात पूर्णमासी की रात थी। रात को नानी बाहर जाने के लिए कमरे से बाहर निकली कि अचानक सामने वाले बरगद के पेड़ पर उन्हें ऐसा लगा कोई बैठा हुआ है। जब उन्होंने गौर से उस ओर देखा तो एक चीख मारकर वहीं बेहोश हो गई। उनकी चीखने की आवाज मजली मामी ने सुनी। मामा के साथ वो भी बाहर निकल आई और जो दृश्य सामने उन लोगों ने देखा उनके भी शरीर का खून जमा देने के लिए काफी था। सामने बरगद के पेड़ पर एक ऊंची डाल पर मजले मामा बैठे हुए थे और कुछ चबाकर खा रहे थे, और पेड़ के नीचे ही पड़ी हुई थी बहुत सारी मुर्गियों की पंख, जिसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगे। अगले ही दिन मामा नाव लेकर दूर गांव को निकल गए। घर में तय हो चुका था कि इस अपशक्ति से छोटे मामा को मुक्त करना है। गांव से बहुत दूरी पर एक ओझा रहता था जो हमारे काफी अच्छे पहचान का था, मगर जब उसके पास मजले मामा पहुंचे तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसने कहा 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा और उसके बाद आकर सब काम कर देगा। मगर 3-4 दिन बिताना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। मामा चिंतित हाल में लौट रहे थे कि अचानक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ है मालिक? मामा ने संकोच के साथ सारी बातें उसे बता दी। नाविक ने कहा, मालिक अगर विश्वास करे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। मरता क्या न करता। मामा ने उसकी बात मान ली। उस दिन गांव में जैसे मजमा सा लग गया था। हमारे घर के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। वो नाव वाला व्यक्ति कांधे में झोला लटकाए मामा के साथ हमारे घर आया। उसने सबसे पहले हमारे घर को सरसों के दानों से
घेर दिया। इसके बाद आसपास के कुछ घरों को भी घेर दिया और सबको निर्देश दिया कि सब उसी घेरे के अंदर रहें। गांव वाले जितने घर थे उनमें बट गए। इसके बाद बीच मैदान में एक बड़ा सा गोला बनाकर वो व्यक्ति भी बैठ गया और इसके साथ ही उसने मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। अभी कुछ मंत्र ही उसने पढ़े थे कि अचानक सामने वाले जंगल से छोटे मामा चीखते हुए चले आए। कौन है तू? क्या चाहता है? चला जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम काली 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 संभोम सोम ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडा। मंत्रों का पाठ करते हुए उस व्यक्ति ने सरसों लेकर मामा की तरफ छिड़क दिया। समझ गया होगा तू, मुझसे लड़ पाना संभव नहीं है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं बस भूखा हूँ, मेरी भूख मिटती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मनुष्यों के बीच नहीं रह सकता। मगर तू है कौन? शंभू? तू शंभू नहीं है। शंभू? शंभू को मरे हुए तो महीना भर हो गया है। अचानक हम सब चौंक पड़े। शंभू मर चुका है? क्या बकता है? हाँ, उस दिन जब शंभू शहर जा रहा था तो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। हाँ, बिजली गिरने से वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो फिर तू कौन है? मैं बबलू। कौन बबलू? पड़ोस के गांव का बबलू कसाई। वो लब्दू मेरा दुश्मन था। उसने उस पेड़ के नीचे मेरी गर्दन काटकर मेरी हत्या की थी। मैं उसी पेड़ में रहता था। जब शंभू का ताजा मरा हुआ शरीर मिला तो मैं उसमें आ गया, सिर्फ खाने के लिए। मुझे खाना चाहिए, मुझे शरीर में रहने दे। मैं इस घर से दूर चला जाऊंगा, मगर मुझे खाना चाहिए। तुझे इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने मंत्र पढ़कर सरसों छिड़कना शुरू कर दिया। छोटे मामा जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। और कितना तड़पेगा? चला जा। हाँ, जा रहा हूं। मगर ऐसे नहीं, कोई निशानी छोड़कर जा और दोबारा इस गांव में मत आना। हाँ, वो पेड़ देख। सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वो मैंने बताया है। उसकी वो डंगाली तोड़ के जाता हूं। कहने के साथ साथ मामा का शरीर निर्जीव हो गया और सामने वाले बरगद पेड़ की एक ऐसी डंगाली जिसे 10 लोग मिलकर भी शायद तोड़ सकते, टूटकर अपने आप जमीन पर गिर गई। उस नाविक ने उठते हुए कहा, जल्दी से इनके क्रियाक्रम की व्यवस्था कीजिए, लाश बुरी तरह सड़ चुकी है। और हम सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि हमारे सामने जमीन पर पड़ी थी एक सड़ी गली लाश। इसके बाद जैसा मैंने बताया, मामा के घर से मेरा दिल ही उठ गया, क्योंकि मेरे प्यारे छोटे मामा तो इस दुनिया से ही जा चुके थे।